जो काले लोग होते हैं उनको गोरों के कंपैरिजन में कैंसर की संभावनाएं कम होती है। गोरे लोग होते हैं ना, उसके अंदर स्किन के कैंसर ज़्यादा होते हैं। अगर कोई 40 साल का है, 45 साल का है, जो काफी एज में हो चुका है, तो प्लास्टिक सर्जरी से वो क्या वापस जवान भी बन सकता है क्या? फेस लिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि चेहरे की झुर्रियों को हटाया जाता है। लेजर ट्रीटमेंट से कैंसर भी होता है। उसके अंदर स्किन बर्न के केसेस ज़्यादा आते हैं काफ़ी। मेल से फीमेल और फीमेल से मेल भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। पेशेंट खुद को बाहर फिजिक में जैसे मेल है लेकिन अंदर वो फीमेल होती है उसके। कई सारे लोग टैटू बनवा देते हैं, तो क्या टैटू रिमूव के लिए भी कोई प्लास्टिक सर्जरी का होता है? तो इसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी अपन उसको एक्सरसाइज कर देते हैं और दूसरी स्किन लगा देते हैं उसके ऊपर। हेयर लॉस का रूट कॉज क्या है या फिर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है विदाउट एनी ट्रीटमेंट? हेयर लॉस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल। तो स्पेसिफिक एक एज का क्राइटेरिया है कि उस एज के बाद हेयर ट्रांसप्लांट आप अवॉइड कर रहे हैं? आजकल कई पेशेंट लेट 20s और अर्ली 30s में भी आते हैं। अगर जानना चाहें अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस अभी तक किए हैं सक्सेसफुली? मोर देन 20,000 सर्जरी। इन फ्यूचर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी जिससे रोबोट के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा? प्लास्टिक सर्जरी में पर से एआई का इतना इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रजनीश गालवा से, जो एक कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन है। अभी तक सर 20,000 से ज्यादा सक्सेसफुल सर्जरी कर चुके हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी से जुड़े कुछ ऐसे मिथ्स और कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जो आपको जानना जरूरी है। तो मिलते हैं डॉक्टर रजनीश गालवा सर से। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट के अंदर। शुरू करते हैं सर पहले सवाल से, प्लास्टिक सर्जरी है क्या? अगर इसे आम भाषा में समझना चाहे हमारी ऑडियंस तो। प्लास्टिक सर्जरी एक ग्रीक वर्ड प्लास्टिको से लिया गया है। उसके अंदर होता है कि टू शेप, टू चेंज, टू मोल्ड। किसी बॉडी पार्ट को चेंज करना है, बॉडी पार्ट को शेप देना है, इससे प्लास्टिक सर्जरी कहा गया है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है प्लास्टिक यूज़ नहीं होती है। जो लोगों को मिथ होती है कि प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक यूज़ होती है क्या। दूसरा ये होता है कि प्लास्टिक की जगह पे जैसे होता है ना, प्लास्टिक सर्जरी में क्या क्या किया जाता है। इसके अंदर ट्रॉमा हो गया, बर्न हो गया, तो किसी एक्सीडेंट में कोई मांस हट गया हो, चमड़ी फट गई हो, तो उसको रिपेयर करना, एक जगह से मांस लेके दूसरी जगह लगाना, ये प्लास्टिक सर्जरी में आता है। प्लास्टिक सर्जरी में वेरियस ब्रांचेज होती है। कॉस्मेटिक सर्जरी इज पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। दूसरी होती है रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज के अंदर होता है जैसे ट्रॉमा, कोई भी अंग भंग हो गया हो, कट गया हो, उसको जोड़ना हो गया, चमड़ी लगानी हो गई, मांस लगाना हो गया हो। तीसरा होता है कि जैसे पोस्ट कैंसर सर्जरीज, कैंसर में किसी पार्ट को हटाते हैं अपन, तो उसको जगह वापस रीशेप देना, उसको बनाना। जैसे किसी जबड़े का कैंसर हो गया हो तो पैर की हड्डी लेके अपन बनाते हैं, छाती का मांस लेके लगाते हैं, ये प्लास्टिक सर्जरी के अंदर आता है। तीसरा पार्ट होता है जैसे बर्न पार्ट। बर्न बहुत मेजर पार्ट होता है प्लास्टिक सर्जरी का। इसके अंदर एक्यूट बर्न भी आता है और क्रॉनिक बर्न भी आते हैं। क्रॉनिक बर्न मतलब बर्न एक्यूट से हील तो हो जाता है, ठीक हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि उसकी डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है। शरीर के डिफरेंट पार्ट होते हैं वो चिपक जाते हैं, जैसे हाथ की उंगलियां टेढ़ी हो जाती है, गर्दन चिपक जाती है, एक्जिला चिपक जाते हैं, पैर टेढ़े हो जाते हैं, तो उनको क्या सीधा किया जाता है प्लास्टिक सर्जरी से। तो उसको खोल के वहाँ चमड़ी लगा के पेशेंट को फंक्शनल किया जाता है ताकि डे टू डे लाइफ में वो अपना डिस्टर्ब ना हो। तो प्लास्टिक सर्जरी से एक फनी सवाल भी है, क्या प्लास्टिक सर्जरी से कोई इंसान काले से गोरा हो सकता है क्या? प्लास्टिक सर्जरी से पर से नहीं होता है। इसके अंदर जैसे गोरा होना या काला होना ये डिपेंड करता है वेदर है, टाइप ऑफ स्किन है, इस पर। अपने यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हॉट वेदर है और स्किन टाइप ही का टाइप 4 और 5 में आती है। तो इसमें क्या होता है कि गोरा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हल्का चेंज कलर हो सकता है। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां मैंने पढ़ा था कि जो काले लोग होते हैं उनको गोरों के कंपैरिजन में कैंसर की संभावनाएं कम होती है, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे जो लाइट या गोरे लोग होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है कि स्किन के कैंसर ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जैसे बेसल सेल कार्सिनोमा हो गया या फेस पे कोई छोटी स्किन की मैलिग्नेंसीज होगी, वो ज़्यादा होती है। तो उनका इलाज भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा होता है। एजिंग काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर कोई 40 साल का है, 45 साल का है, जो काफ़ी एज में हो चुका है, तो प्लास्टिक सर्जरी से वो क्या वापस जवान भी बन सकता है क्या? एज के साथ में क्या होता है कि स्किन का ढीलापन लाजमी है। इसमें क्या होता है कि स्किन की जो डर्मल पार्ट होता है, जो एंकरिंग पार्ट होता है, वो लूज होता है टाइम के साथ में, तो उससे क्या होता है कि झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो प्लास्टिक सर्जरी से इसमें ये कॉस्मेटिक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि फेस लिफ्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि चेहरे की झुर्रियों को हटाया जाता है, फेस को लिफ्ट किया जाता है, यंग दिखाया जाता है इसके अंदर। और जैसे ब्रो लिफ्ट करते हैं अपन, जैसे आजकल ट्रेंडिंग है फॉक्सी आई, है ना, उसमें क्या होता है कि आई ब्रोज होता है वो ड्रॉप हो जाते हैं, टॉसिस हो जाते हैं उनका। तो इसको क्या करते हैं कि अपन लिफ्ट कर देते हैं, तो आदमी एकदम जवान दिखता है। अच्छा, अदरवाइज़ क्या होता है कि थका दिखता है, एनी टाइम ऐसे जैसे थका हुआ हो या आई पे स्वेलिंग्स वगैरह दिखती है,
तो वो उसे काफ़ी अच्छा लुक आता है। और क्या वेट लॉस में भी प्लास्टिक सर्जरी का कोई रोल है? अगर कोई मोटापे से परेशान है, वो चाहता है कि नहीं मैं तो एकदम पतला होना चाहूँ तो? नहीं, वेट लॉस में ऐसे कोई रोल नहीं है। जैसे आजकल मिथ भी ट्रेंडिंग होता है लाइपोसक्शन से वेट लॉस होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। लाइपोसक्शन बेसिकली बॉडी कंटूरिंग सर्जरी है। वेट लॉस हो गया है, फैट पॉकेट बच गए हैं या पर्टिकुलर किसी जगह फैट पॉकेट, उसमें लाइपोसक्शन जो पर्टिकुलर फैट है उसको अपन सक्शन कर लेते हैं, हटा देते हैं। इससे फैट लॉस नहीं होता है कभी भी। ओके जब स्किन की बात आती है तो लेज़र ट्रीटमेंट आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है, तो क्या लेज़र ट्रीटमेंट से कोई स्किन में नुकसान आता है? कई लोग ऐसे बोलते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट से कैंसर भी होता है, तो क्या ये मिथ है या फिर कुछ इसमें सच्चाई है? नहीं, कैंसर ऐसा नहीं होता है, लेकिन लेज़र की जो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट पार्ट है उसके अंदर डिपेंड करता है किस फ्रीक्वेंसी से अपन कौन सा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। कई बार जैसे स्किन रीसर्फेसिंग लेजर्स होते हैं, उसके अंदर स्किन बर्न के केसेस आ जाते हैं काफ़ी, तो वो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। तो सर जो प्लास्टिक सर्जरी होती है तो वो क्या पेनफुल होती है या फिर पेनलेस होती है? प्लास्टिक सर्जरी पेनफुल ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी अपन प्रोसीजर करेंगे तो वो अंडर एनेस्थीसिया ही करेंगे। कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको एनेस्थेटाइज करके करते हैं, तो इसलिए पेन लेस ही होती है, कोई पेन नहीं होता है इसके अंदर। और अगर पोस्ट ऑपरेशन के बाद में भी अपन एनाल्जेसिक देते हैं ताकि पेशेंट को कंफर्ट रहे, पेन फ्री रहे। प्लास्टिक सर्जरी के कोई साइड इफेक्ट ऐसे देखने को मिलते हैं या फिर ये भी नॉर्मल है, एकदम सेफ है? नहीं, साइड इफेक्ट ऐसे प्लास्टिक सर्जरी पर से नहीं होता है, लेकिन प्रोसीजर टू प्रोसीजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं सर सबसे कॉमन प्रॉब्लम हेयर लॉस। तो हेयर लॉस का रूट कॉज क्या है या फिर प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन है विदाउट एनी ट्रीटमेंट? हेयर लॉस बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, बिकॉज यंग जनरेशन मान लो, क्योंकि सब क्लिनिकल स्ट्रेस कहीं ना कहीं उनको होता ही होता है। और दूसरे डाइटरी फैक्टर्स है, स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह है, वो काफ़ी कंज्यूम कर, उससे हो सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस होता ही है, तो वो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है हेयर लॉस का। यस, हेयर लॉस का स्टार्टिंग में हो थिनिंग होती है, या जैसे अपन सुबह नहाते हैं तो कहीं हेयर आते हैं, गिरते हैं तो पता चल जाता है। और दूसरा पेशेंट को क्या है कि जैसे कंघी करता है तो पता चल जाता है मेरे थिन हो गए हैं हेयर, और कंघे में आते हैं, तो उससे क्या है कि स्टार्टिंग मेडिसिनल ट्रीटमेंट दिया जाता है इसके अंदर, तो उससे अपन जो हेयर फॉल की रेट है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी जो गिर चुके हैं उनके लिए तो बेस्ट ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट ही है। ओके हेयर ट्रांसप्लांट की जब बात आती है तब लोगों को लगता है कि वो सिर्फ एक बार हेयर आ जाएंगे फिर उसकी रीग्रोथ नहीं होगी, तो क्या रीग्रोथ रेगुलर बेसिस पे होगी और वो नॉर्मल हेयर की तरह ही दिखेंगे? हेयर ट्रांसप्लांट आजकल अच्छी टेक्निक से एफयूई टेक्निक होती है, जिसके अंदर पर्टिकुलर रूट को अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को रीइम्प्लांट करते हैं। इसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो नेचुरल हेयर ही होता है, पेशेंट का खुद का हेयर होता है और नेचुरल साइकिल में ग्रो करेगा वो। वैसे ही ग्रो करेगा, वही स्टाइल में आएगा और वैसे ही कटिंग करनी है उनकी। और यस, उनके ध्यान वैसे ही रखना पड़ेगा जैसे अपन नेचुरल हेयर का रखते हैं। ओके तो स्पेसिफिक एक एज का क्राइटेरिया है कि उस एज के बाद हेयर ट्रांसप्लांट आप अवॉइड कर रहे हैं या फिर कोई मिनिमम एज का भी क्राइटेरिया है? अगर पेशेंट के हेयर फॉल हो गए हैं स्टार्टिंग में, आजकल कई पेशेंट लेट 20s और अर्ली 30s में भी आते हैं और इवन 50s में भी आते हैं। ऐसा जैसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इससे पहले करना है या इसके बाद में करना है, नहीं, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि इस कैटेगरी का है, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है कि नहीं है, किसी को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या कोई एसोसिएटेड मेडिसिन चलती हो, डिपेंड करता हो। आजकल ब्रेस्ट इम्प्लांट नाम की टेक्नोलॉजी काफ़ी सुनने में आई है, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या चीज़ है और करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहिए नहीं, वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। कई पेशेंट्स आते हैं उनके ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पाते हैं या छोटे होते हैं, कईयों को होता है कि मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग साइज़ बड़ी हो तो इसलिए करवाते हैं वो। इनसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पेशेंट नेचुरली बिहेव करता है और जो सर्जरी है प्रोसीजर वो भी एकदम पेनलेस होती है और कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। इंडिया में कौन कौन सी सर कॉमन सर्जरी है या फिर आपके पास सबसे ज़्यादा पेशेंट किस सर्जरी से रिलेटेड आते हैं? यहाँ पे एक्चुअली प्लास्टिक सर्जरी में मोस्ट कॉमन ट्रॉमा है, जिसमें कटे फटे पेशेंट्स हो, या दूसरा है कि कोई एक्सीडेंट के बाद में चोट लग गई हो तो उसमें स्किन या मांस फट गया हो तो उसको रिपेयर करना हो। तीसरा कॉस्मेटिक पार्ट में राइनोप्लास्टी काफ़ी कॉमन है, जिसमें नोज जॉब कहा जाता है। किसी के चोट लग गई, उसे हड्डी टूट जाती है तो नाक टेढ़ा हो सकता है, या जनजात DNS बोलते हैं उसको, जिसमें सेप्टम टेढ़ा हो जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है उसको। कई पर्टिकुलर ऐसे आते हैं कि भी मेरे को नाक का शेप चेंज करवाना है, तीखा करना है, या कोई हम्पिंग होता है नोज तो उसको सही करना है। कुछ फनी इंसिडेंट आप शेयर करना चाहेंगे कि किसी ने एक फ़ोटो लेके आए कि मेरे को ऐसा बना दो, या फिर कुछ अलग सी डिमांड रखी कि डॉक्टर साहब मुझे तो ऐसा कर दो आप प्लास्टिक सर्जरी से? पेशेंट आते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ऊपर होती है। एक पेशेंट OPD में आया था, उसने कहा कि मेरा नाक अच्छा नहीं दिखता मेरे को। इसमें डिपेंड करता है ट्रीटमेंट के, पेशेंट का और डॉक्टर का दोनों का विजन एक होना चाहिए कि भाई अपना रिजल्ट ऐसा आएगा। या नहीं हो कि पेशेंट की एक्सपेक्टेशन तो बहुत अलग है और उसका रिजल्ट इतना आएगा नहीं, तो हमने उसको पूछ लिया भाई आपको नाक कैसा चाहिए,
तो पेशेंट वहाँ से चला गया, नेक्स्ट फ्यू डेज में आता है ऐश्वर्या राय की फ़ोटो लेके आता है कि भाई ये फोटो नाक चाहिए मेरे को। फिर क्या जवाब था आपका? हमसे ना हो पाएगा। हमने कहा ठीक है, विल ट्राई। सही है। क्या सर प्लास्टिक सर्जरी का मतलब सिर्फ ब्यूटी या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी है या फिर इसका कुछ और भी मीनिंग है? प्लास्टिक सर्जरी इज़ अ वाइड स्पेशलिटी एक्चुअली। इसके अंदर कई ब्रांचेज आती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था। कॉस्मेटिक सर्जरी इज ए पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। इसके अलावा कई किसी ग्रेड टो से लेके हेड के हेयर तक की प्लास्टिक सर्जरी होती है। ओके। यस, प्लास्टिक सर्जरी इन जनरल अपन कहें तो लोगों के दिमाग में आता है कि यस कॉस्मेटिक से रिलेटेड होगी, बट ऐसा नहीं है। सर अगर जानना चाहें अभी तक आपने कितने ऑपरेशंस अभी तक किए हैं सक्सेसफुली, वो नंबर अगर जानना चाहें तो? नंबर एग्जैक्ट काउंटेड नहीं होते हैं, बट यस मोर देन 20,000 सर्जरीज। एक पहले ऑपरेशन से लेके 20,000 तक ऑपरेशन, तो इस जर्नी के बीच में क्या डिफरेंस रहा है जब आपने फर्स्ट टाइम ओटी में गए ऑपरेशन किया और अभी रेगुलर बेसिस पे वो चीज़ हो रही है? तो इस दौरान 10-12 साल हो गए हैं एक्चुअली, और टाइम के साथ में प्रैक्टिस का मायना बदलता है और पेशेंट्स की डिमांड्स भी बदलती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काफ़ी रोल आया है मार्केट के अंदर, तो आपको क्या लगता है मेडिकल फील्ड में इसका कोई योगदान रहेगा या फिर इन फ्यूचर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आएगी जिससे रोबोट के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा? रोबोट के द्वारा ऑपरेशन अभी भी हो रहे हैं ना, रोबोटिक सर्जरीज। ओके। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी में पर से एआई का इतना इंटरफेरेंस नहीं होगा, बिकॉज कई पेशेंट्स आते हैं अभी भी, जैसे उसको कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या की प्रॉब्लम के बारे में गूगलाइट होकर आते हैं, गूगल से पूरा क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या प्रोसीजर है, ऑल ठीक है ना, लेकिन सर्जरी तो नहीं कर सकते वो। ठीक है, दैट इज़ बिग एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। अभी तक की जर्नी में ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स केस या फिर ऐसा कोई जिसमें अंग भंग हो चुका हो, या फिर आपको लगा कि उसमें हमारी टीम का काफ़ी टाइम लगा हो या फिर हमारी टीम के काफ़ी एफर्ट लगे? बच्चा था 2-2.5 साल का, वो अपने फादर के साथ में गाड़ी में था ट्रैक्टर के ऊपर, और वो फार्मिंग कर रहे थे। उस दौरान बच्चा गिर गया था, गिरने उसके टांग कट गई थी एक्चुअली। वो फिर हमने ऑपरेट किया था और सक्सेसफुली। ये काफ़ी चैलेंजिंग केस था। एक तो एज कम थी बच्चे की और पैर पूरा अलग हो रखा था। आजकल मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स क्लेम करते हैं कि ये ऑयल लगाने से आपकी हेयर की ग्रोथ हो जाएगी, हेयर फॉल रुक जाएगा, या फिर कुछ तो एज अ सप्लीमेंट भी देते हैं कि ये डाइट आप ले लो, ये दवाई खा लो, जिससे आपका हेयर लॉस पूरा रुक जाएगा, नए बालों की ग्रोथ हो जाएगी। तो क्या सच्चाई है इसमें या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा है? अपन मार्केटिंग फंडा तो नहीं कहेंगे, जो भी है उनका लुकआउट है, लेकिन ये है कि हेयर फॉल में एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स का जरूर रोल होता है, तो अपन सप्लीमेंट्स तो देते ही हैं। और रही बात हेयर ऑयल्स की, तो आई डोंट बिलीव कि हेयर ऑयल से कुछ इंप्रूवमेंट होता होगा। दूसरा ये है कि हेयर ऑयल से ये जरूर है कि डेंड्रफ नहीं हो। डेंड्रफ होगा तो वो कहीं ना कहीं हेयर को रूट को लेके निकलेगा, तो वो अवॉइड करना होगा अपने को। हेयर सीरम जरूर आते हैं कि जो उसको ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, और मल्टीविटामिन होते हैं, ये है। और डाइटरी फैक्टर्स में जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट जूसेस वगैरह हैं, वो इंप्रूव करते हैं इसको। बाकी पर्टिकुलर ऐसा हेयर ऑयल, मेरे पास भी पेशेंट ओपीडी में आते हैं लेके डब्बे के, ये लगाया हमने, इसमें घर में बदबू हो गई लेकिन हेयर तो नहीं आए। मेरे पास पड़े हैं 2-3 रखे। ओके। कई लोग ये भी बोलते हैं कि जो हेयर ड्रायर यूज़ करते हैं या फिर हीटिंग ट्रीटमेंट होता है उससे बालों को काफ़ी नुकसान होता है, गंजे हो जाते हैं, तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है? गंजे पर से नहीं, लेकिन वही जिसकी टेंडेंसी हेयर फॉल की है उसके तो इंप्रूव होगी वो, और पेशेंट के हेयर फॉल ज़्यादा होंगे और पेशेंट अल्टीमेटली लीड टू गंजाई। आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है। हमने कहीं पे पढ़ा था कि मेल से फीमेल और फीमेल से मेल भी प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है, एक जेंडर चेंज तक हो सकता है। तो क्या पॉसिबल है, मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है? यस, इसको बोलते हैं अपन जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज। इसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट इस जैसे साइको सोशल इलनेस एक्चुअली, पेशेंट खुद को बाहर फिजिक में जैसे मेल है लेकिन अंदर वो फीमेल होती है उसके, तो साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्जरी से फिर उसका जेंडर चेंज ही किया जाता है। यस, ये काफ़ी कॉमन है और होता भी है। ओके। तो लाइक सिर्फ जेंडर चेंज होता है या फिर पूरे ऑर्गन्स चेंज? लाइक अगर मेल से फीमेल होता है तो क्या वो प्रेगनेंसी कंसीव कर सकता है? नहीं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकता, लेकिन वो फिजिकल लुक में फीमेल दिखेगा। हार्मोनल ट्रीटमेंट से उसकी वॉइस चेंज हो जाएगी, बॉडी का फिजिक चेंज हो जाएगा, और सर्जरी से पूरे पार्ट, और जैसे मेल जेनाइटल से उसको रिमूव कर देते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट लगा देते हैं, नोज सर्जरी की जाती है, जॉ लाइन बनाई जाती है, तो उससे काफ़ी लुक में दे आर ब्यूटीफुल फीमेल्स। हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी कॉमन है, बट आजकल लोग बियर्ड ट्रांसप्लांट भी करवाते हैं, तो उसके बारे में मतलब जानना चाहूँगा। जैसे लाइक मेरे को खुद को बियर्ड नहीं आती, तो क्या मैं ट्रांसप्लांट करवा सकता हूँ? दिस इज सेम एज हेयर ट्रांसप्लांट। ओके, ठीक है ना, वी हैव रूट्स, अपने पास में डोनर साइट है, तो अपन अच्छी सी मार्क करेंगे बियर को और उसके हिसाब से ट्रांसप्लांट करेंगे, तो अच्छा लुक आ जाएगा आपका। और पेशेंट्स कई आते भी हैं इवन बियर के लिए, उनके पैचेज लॉस होते हैं कई से पर्टिकुलरली, तो उनका करते हैं अपन। ओके। तो जो बियर्ड्स नहीं आने का रीज़न है वो जेनेटिकल है या फिर कुछ हार्मोनल इश्यूज है? नहीं, हार्मोनल होता तो हेयर पे भी, मतलब स्कैल्प पे भी नहीं आते। लेकिन ये डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। ठीक है, हेयर लाइन कहाँ पे है, किसी कहीं पे है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो अगर किसी इंसान ने हेयर ट्रांसप्लांट या बियर ट्रांसप्लांट करवा दिया तो उसके बाद उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर रेगुलर बेसिस पे कोई मेडिसिन लेनी पड़ेगी या फिर वो नॉर्मल ज़िंदगी जी सकता है? नहीं, नॉर्मली ज़िंदगी जिएगा वो, तो इसमें कोई ऐसा मेडिसिन पोस्ट ऑफ मेडिसिन देने की है ही नहीं, ठीक है ना। जे मल्टीविटामिन ज़रूर देते हैं अपन, और नॉर्मल हेयर को केयर ही करेगा वो, ताकि फॉल नहीं हो। जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो पेशेंट उसका वैसे ही थोड़ा ध्यान ही रखते हैं और मल्टीविटामिन लेते हैं अच्छे, और हैबिट्स अच्छी इंप्रूव कर लेते हैं, तो उससे अपना ग्रो अच्छी होगी और लुक भी अच्छा आएगा। जब प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो डिलीवरी के बाद जब फीमेल्स अपना पेट कम करना चाहती है तो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा वो पेट कम कर सकती है क्या? यस, डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल लूज हो जाती है और स्किन रिलैक्स हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद में एब्डोमिनल मसल लूज हो जाती है और स्किन भी एक्सेस हो जाती है। तो इसमें प्लास्टिक सर्जरी में जैसे टमी टक प्रोसीजर है, एब्डोमिनोप्लास्टी है, इस करने के बाद में काफ़ी अच्छा लुक आ जाता है और पेशेंट पहले जैसे नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी के एक्सीडेंट में जैसे कोई स्किन है वो डैमेज हो जाती है या फिर स्किन कट जाती है तो उस स्किन को रिपेयर करने के लिए जो स्किन यूज़ की जाती है तो वो क्या प्लास्टिक होता है या किसी और की स्किन होती है? ये भी मिथ लोगों में कॉमन देखा जाता है। यस, स्किन ग्राफ्टिंग बोलते हैं अपन इसको। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे मान लो एक्सीडेंट में स्किन लॉस हो गई हो या जलने के उपरांत चमड़ी जल जाती है जलने में, तो इसमें क्या होता है कि स्किन को बॉडी के पार्ट से लेते हैं अपन, एक तो जहाँ पे घाव बन गया उसके ऊपर लगाते हैं, इसको बोलते हैं स्किन ग्राफ्टिंग। मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है प्लास्टिक सर्जरी का, और इसमें 3 to 4 वीक्स में हीलिंग हो जाती है और घाव ठीक हो जाता है। आजकल स्किन बैंक भी अवेलेबल हैं, जैसे ज़्यादा जल गया है पेशेंट, 70-80% बर्न हो जाते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट का खुद का स्किन होता नहीं है अवेलेबल, तो अपन स्किन बैंक से रिट्रीव करते हैं, स्किन लेते हैं और उसमें एलोग्राफ्ट बोलते हैं अपन, तो वो लगाते हैं, तो उससे भी घाव बढ़ते हैं। ओके कई सारे लोग टैटू बनवा देते हैं, तो क्या टैटू रिमूव के लिए भी कोई प्लास्टिक सर्जरी का होता है या फिर कैसे प्रोसेस होता है? अगर किसी का टैटू बना हुआ है, जैसे 2-4 साल पहले उन्होंने टैटू बनवाया, अब उनको रिग्रेट लगता है कि नहीं यार इसको मेरे को हटवाना है, नाम चेंज करना, हाँ नाम चेंज करना है, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप में था बट अब वो उसकी एक्स बन गई है, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर है? टैटू रिमूव के लिए लेज़र बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन कई बार क्या डीप टैटूज होते हैं डर्मल पार्ट में, तो वो लेज़र से रिमूव नहीं होते हैं, तो इसके अंदर प्लास्टिक सर्जरी अपन उनको एक्सरसाइज कर देते हैं और दूसरी स्किन लगा देते हैं उसके ऊपर, तो परमानेंट एक्स को एक्स ही कर देते हैं। ओके सही है। टैटू की अगर बात करें तो कई सारे रोड के आसपास भी टैटू बनाने वाले होते हैं, तो उससे क्या खतरा होता है? स्किन में कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर कोई प्रोफेशनल अगर इंक जो यूज़ करते हैं या फिर जो टूल यूज़ करते हैं? टैटू बनाते समय एसेप्टिक कंडीशंस यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज क्या होता है कि नीडलिंग होती है, वो कई जैसे रोड साइड होते हैं वो सेम ही नीडल को यूज़ कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स जो कंटेजियस डिजीज़ होते हैं वो ट्रांसफ़र होने के काफ़ी चांस होते हैं। दूसरा, जैसे अगर एसेप्टिक कंडीशन नहीं है तो कई बार इन्फेक्शन लेके भी आते हैं पेशेंट, ओके तो वो टैटू तो चला जाता है, इन्फेक्शन अगर किसी के ब्लड में प्रॉब्लम है और वो नीडल सेम आपके यूज़ हो रही है तो वो डिजीज़ आपके अंदर भी आ सकती है। यस, HIV मोस्ट कॉमन। ओके थैंक यू सो मच। आज के इस पॉडकास्ट में हमारी ऑडियंस ने काफ़ी सीखा, इवन मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जानी। मुझे ऐसा लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड जितने भी मिथ्स है मेरे सारे कवर हो चुके हैं, और डेफिनेटली अगर ऑडियंस के कुछ रहेंगे वो कमेंट करेंगे और नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपन उनको भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अगर इस पॉडकास्ट से आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आगे इस पॉडकास्ट की सीरीज में आप किसको देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए गेस्ट और नए पॉडकास्ट के साथ।